नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तुर्की आक्रमण पढ़ते हैं। चलिए, भारत पर होने वाला जो तुर्की आक्रमण था ये पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है तुर्की आक्रमण। देखिए, भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत जो की थी वो अरबियों ने की थी। पहला भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो अरबों ने किया था, लेकिन जो दूसरा मुस्लिम अटैक हुआ था ना वो तुर्कियों ने किया था। और तुर्कियों का जो भारत पर आक्रमण की जो शुरुआत करने वाला है सुबुक्तगीन है। सुबुक्तगीन वो पहला व्यक्ति था जिसने सफलतापूर्वक भारत पर अटैक किया। तो पहला तुर्की शासक जिसने भारत पर अटैक किया वो कौन था? सुबुक्तगीन। या कहा जाए पहला तुर्की शासक जिसने सफलतापूर्वक भारत पर अटैक किया वो सुबुक्तगीन था। और इसके बाद इसका पुत्र है महमूद गजनवी, या महमूद गजनी भी इसे कहा जाता है। इसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए करे हैं और लगभग सभी, एक दो को छोड़ दिए, लगभग सभी जो अटैक इसके हैं ना वो सफल ही रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में पहला तुर्की आक्रमण पढ़ेंगे जो सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, ये जो पूरी फैमिली है इनके बारे में ही हमें चर्चा करनी है। तो ये एक वंश से संबंधित रखते हैं। इस वंश का नाम है गजनी वंश या यामिनी वंश भी इसे कहा जाता है। तो यामिनी वंश के बाद जो दूसरा तुर्की आक्रमण होता है वो किसी और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वो मोहम्मद गौरी के द्वारा होता है। ये गौर वंश से संबंधित था या गौरी वंश से संबंधित रखता था। तो मोहम्मद गौरी ये दूसरा तुर्की आक्रमण होता है इसके द्वारा। अब मोहम्मद गौरी के जो गुलाम होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है जो बहुत ही लंबे समय तक चलता है। दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया, उसके बाद जो मुग़ल शासन जो काल आता है, मुग़लों के बारे में पढ़ लिया, तो मुख्य रूप से आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है क्लियर हो जाता है। ये मुख्य जो आपके टॉपिक हैं। हालांकि कई और सारे टॉपिक हैं लेकिन मुख्य तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ़िलहाल आज के इस वीडियो में हम तुर्की आक्रमण पढ़ने वाले हैं। तो जो तुर्की आक्रमण है शुरुआत कौन करता है ये तो बाद में देखेंगे। पहले परिचय एक देख लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आए कि सुबुक्तगीन कहाँ से अचानक आ गया, या मोहम्मद गजनी या गजनवी कहाँ से अचानक आ गया। ये सब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न ना रहे। तो देख लीजिए, एक तुर्क सरदार होता है जिसका नाम था अल्पतगीन। अल्पतगीन जो अफ़गानिस्तान के आसपास वाले क्षेत्र में जो है एक साम्राज्य की स्थापना करता है जिसे गजनी साम्राज्य कहा जाता है। तो या गजनी वंश कहा जाता है। तो गजनी वंश या यामिनी वंश या गजनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा होती है? अल्पतगीन के द्वारा होती है। ये जो गजनी साम्राज्य है, मैप में आप देख लीजिए कहाँ पर है। ये देख लीजिए मैप में, आप देख पा रहे हैं ना, ये गजनी साम्राज्य है। और इस साम्राज्य की राजधानी होती है वो गजनी होती है। जहाँ पे देख लीजिए सर्कल चल रहा है, ये गजनी है। अफ़गानिस्तान में एक क्षेत्र है, तो ये इनकी राजधानी हुआ करती थी। हालांकि अल्पतगीन के समय ये साम्राज्य इतना फैला हुआ नहीं था। आगे चलकर जब महमूद गजनी जब आता है उसके टाइम पीरियड पर इतना शासनकाल जो है फैल जाता है, लेकिन अल्पतगीन के समय इतना शासन जो है फैला नहीं होता है। तो राजधानी इसकी गजनी होती है। गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहा जाता है। तो अल्पतगीन आपने समझ लिया। अब अल्पतगीन का एक गुलाम होता है और वो बहुत ही प्रतिभाशाली होता है, बहुत ही जो निडर होता है। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अल्पतगीन ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया था। उस व्यक्ति का नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का पहले तो गुलाम था, लेकिन इसकी प्रतिभा से प्रभावित होने के बाद अल्पतगीन ने अपनी पुत्री इसे सौंप दी, इससे निकाह करवा दिया। तो सुबुक्तगीन अब बन गया अल्पतगीन का दामाद। अब सुबुक्तगीन जो है वो पहला तुर्की शासक बनता है जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ये देख लीजिए सुबुक्तगीन है। सुबुक्तगीन के बाद इसका बेटा आता है महमूद गजनवी, या महमूद गजनी भी कहते हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, इनको अच्छे से पहचान लीजिए क्योंकि आगे का कुछ समय जो है हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पकड़ते हैं सुबुक्तगीन को।
सुबुक्तगीन कौन था, आपको समझ में आ गया, ये अल्पतगीन का दामाद था। अल्पतगीन कौन था, जिसने गजनी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए सुबुक्तगीन के बारे में देखते हैं। गजनी का जो शासक सुबुक्तगीन है, इसने शासन कब से कब तक संभाला, पहला प्रश्न तो यही बनता है। 977 ईस्वी से 997 ईस्वी तक इसने शासन को संभाला। इसी बीच इसने भारत पर आक्रमण कर दिया, इसका दिल किया इसने तो भारत पर आक्रमण कर दिया। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन ही था बच्चों। इसने 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। भारत का जो आज पंजाब वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान में जो पंजाब है और जो भारत वाला पंजाब है, इस क्षेत्र में पहले एक वंश चला करता था, शाही वंश। शाही वंश, हिंदू शाही वंश चला करता था। हिंदू शाही वंश के उस समय जो राजा थे, जयपाल उनका नाम था। उनका नाम क्या था, जयपाल। उन्हीं पर आक्रमण कर दिया सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में, और इस युद्ध में जयपाल की हार हो जाती है। जयपाल की हार हो जाती है। और उसके बाद 997 से 998 ईस्वी के आसपास सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कई इतिहासकार ये मानते हैं कि 997 में इसकी मृत्यु हुई थी, कई इतिहासकार मानते हैं 998 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो एग्जैक्ट डेट आपसे नहीं कोई पूछेगा, बस ये याद रखिए सुबुक्तगीन की जो मृत्यु है 997-98 के आसपास हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा महमूद गजनवी गजनी का साम्राज्य को मतलब संभालता है, और ये अपने क्षेत्र को बहुत फैला देता है। ये भी भारत पर आक्रमण करता है, और भारत पर एक नहीं दो नहीं 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करता है। तो ये तस्वीर को ध्यान से पहचान लीजिए, यही है महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनी वंश या गजनी साम्राज्य को इसने कब से कब तक संभाला, 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक संभाला। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु तो बाद में होगी, पहले उससे पहले देख लेते हैं इसने क्या क्या कांड किए हैं, क्या क्या जो है आक्रमण किए हैं वो देख लेते हैं। तो इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक ये जो समय पीरियड है, इसी बीच इसने भारत पर आक्रमण किया और कुल 17 बार आक्रमण किया। 1000 ईस्वी या 1001 ईस्वी भी कहीं लिखा आ जाएगा आपको, क्योंकि इतिहासकारों में इस डेट को भी लेकर मतभेद है। तो ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी, अर्थात 27 सालों के बीच में भारत पर इसने 17 बार आक्रमण कर दिए। एक दो आक्रमण को अगर अनदेखा कर दिया जाए तो लगभग इसके सभी आक्रमण जो है वो पूरी तरीके से सफल रहे थे। ये एक ऐसा शासक था, इसे बगदाद के जो खलीफा उस समय थे, उस समय जो बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह थे, उन्होंने इसे दो जो उपाधियां दी थी, यामिन उद दौला और यामिन उद मिल्लाह। यमीन उद दौला और यमीन उद मिल्लाह की उपाधि इसे किसके द्वारा मिली थी, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह के द्वारा मिली थी। देखिए सुल्तान की भी उपाधि इसको मिली थी, लेकिन सुल्तान की उपाधि इसको बगदाद के खलीफा ने नहीं दी थी। उस समय यह रिवाज हुआ करता था कि जो बगदाद के जो खलीफा हुआ करते थे वो अच्छे शासकों को प्रभावित जो करने वाले शासक होते थे, प्रभावशाली शासक होते थे, उन्हें सुल्तान की उपाधि दिया करते थे। लेकिन महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान की उपाधि नहीं दी थी, लेकिन इसने स्वयं को ही सुल्तान की उपाधि दी, स्वयं को सुल्तान कहलवाया लोगों से। एक और इसकी उपाधि है, वो आगे चलकर मैं बता ही दूंगा, लेकिन पहले भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, मूर्ति भंजक। क्योंकि भारत में 17 बार आक्रमण करेगा, बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ेगा, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ेगा, तो इसीलिए इसे मूर्ति भंजक की भी उपाधि दी जाती है। तो 4 उपाधियां आप याद रख लीजिए। अब भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण होने जा रहा है। इससे पहले आपको दिमाग में ये भी तो होना चाहिए भारत की स्थिति क्या है, उत्तर में किसका शासन है, दक्षिण में किसका शासन है। तो आप मैप में आप देखिए, ध्यान से देख लीजिए, शाही वंश का शासन यहाँ पर चल रहा है,
चौहानों का शासनकाल चल रहा है यहाँ पे, साम्राज्य है ये गुज्जर प्रतिहार का यहाँ शासन है, ये परमार वंश का यहाँ शासन है, ये गुजरात के सोलंकी वंश का ये शासन है। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जो 16वां आक्रमण होगा महमूद गजनी का वो सोमनाथ मंदिर पर ही होगा, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर ही होगा। वहाँ पे सोलंकी वंश है, सोलंकी वंश कहा जाए या गुजरात के चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य वंश। और दक्षिण में अगर जाएंगे आप तो देखेंगे चोल साम्राज्य, दक्षिण में जाएंगे चोल साम्राज्य है। यहाँ पे पूर्वी चालुक्य वंश जिसे वेंगी के चालुक्य कहा जाता है, ये पश्चिम चालुक्य वंश है, ये देख लीजिए आप। इसके बाद पाल वंश, सेन वंश आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है चंदेल वंश है ये। तो ये है भारत की स्थिति। और यहाँ पे उत्तर पश्चिम इलाके में देख लीजिए गजनी साम्राज्य है। और यहाँ का अभी शासक कौन है? महमूद गजनवी या महमूद गजनवी। ये भारत पर अटैक करने वाला है। अब देखते हैं इसके 17 आक्रमण जो भारत पर हुए, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। ये भी तो प्रश्न उठ सकता है कि जो पहला तुर्की आक्रमण हुआ था महमूद गजनी या इसके पिता सबुक्तगीन के द्वारा, तो ये इनका उद्देश्य क्या था। तो नोट कर लीजिएगा, इनका उद्देश्य साम्राज्य को बढ़ाना नहीं था। लेकिन जो दूसरी बार तुर्कियों ने आक्रमण किया जिसमें मोहम्मद गोरी आता है, जो दूसरा फेस आक्रमण का आता है तुर्की का भारत पर, जिसमें मोहम्मद गोरी मुख्य तौर पर एक शासक उभरता है, उनका जो है एक मुख्य उद्देश्य था कि भारत में सत्ता को स्थापित करना, भारत में साम्राज्य को विस्तार करना है। लेकिन महमूद गजनवी या इसके जो पिता थे, इनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि साम्राज्य को स्थापित करना है या अपना जो साम्राज्य को बहुत ही बढ़ा लेना है। ये सब मुख्य उद्देश्य इनका नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि लूटपाट कीजिए, धन को लूटपाट कीजिए। और गजनवी के या महमूद गजनी के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था उतबी। उतबी ने अपनी रचना में लिखा हुआ है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण इसलिए किए क्योंकि उसका मेन उद्देश्य जिहाद था। जिहाद मतलब कहा जाए तो धर्म युद्ध एक तरीके से। इस जिहाद के ज़रिए वो भारत में जो मूर्ति पूजा हो रही थी उसे ख़त्म करना चाहता था और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्यों में, आक्रमण के मुख्य उद्देश्यों में आप ये समझ सकते हैं, धन की लूटपाट करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, मूर्तियों का विनाश करना, ये मुख्य उद्देश्य है। अब 17 बार आक्रमण जो किए थे, 17 के 17 आक्रमण आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ आक्रमण मैं आपको बताता हूँ। पहला जो आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में या 1001 ईस्वी में हुआ था। उस समय हिंदू शाही जो राजवंश था उसके जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, उसके जो आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसे पेशावर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर पहला आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा होता है। और दूसरा आक्रमण सीधे वो शाही वंश के राजा जो जयपाल थे उन पर आक्रमण कर देता है। जयपाल वही हैं जिसे सुबुक्तगीन ने हराया हुआ है। सुबुक्तगीन महमूद गजनवी के पिता थे, तो पिता ने ऑलरेडी जयपाल को हरा दिया है। अब पुत्र की बारी है। पुत्र ने भी जयपाल पर आक्रमण कर दिया और जयपाल को हरा दिया। अब 2 बार ये हार गए। अब एक बार बेटे से, एक बार जो है पिता से, बाप बेटे दोनों से ये हार गए। तो ये एक बहुत तरीके से निराश हो गए, शर्मिंदा हो गए। इसी कारण से इन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्मग्लानि में इन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसा कहा जाता है कि आग में कूदकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। अब जब जयपाल की मृत्यु हो जाती है, आत्महत्या कर लेते हैं, तो इसके बाद जयपाल के एक पुत्र होते हैं आनंदपाल, वो साम्राज्य को संभालते हैं। लेकिन 7-8 साल ही संभाल पाते हैं क्योंकि 1008 ईस्वी में 6वां भारत पर आक्रमण हो जाता है महमूद गजनवी का। और इस समय ये आनंदपाल पर आक्रमण करते हैं। हिंदू शाही राजवंश आनंदपाल पर आक्रमण करते हैं और इन्हें हरा देते हैं। तो ये 6वां आक्रमण था। अब 16वां आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण है, सोमनाथ मंदिर पर किया जाता है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण किया जाता है गुजरात वाले क्षेत्र में। और उस समय गुजरात वाले जो क्षेत्र का जो राजा थे या कहा जाए जो शासक थे, वो भीमदेव प्रथम थे। कौन थे? भीमदेव प्रथम। ये किस वंश से संबंधित थे? सोलंकी वंश से संबंधित थे, या कहा जाए गुजरात के जो चालुक्य वंश हैं, गुजरात के चालुक्य वंश, ये शब्द ध्यान दीजिएगा। जो गुजरात के चालुक्य वंश हैं या सोलंकी वंश, दोनों नाम एक ही है।
वहाँ के उस समय राजा भीमदेव प्रथम थे जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। वहाँ पे बहुत भारी लूटपाट की थी, बहुत सारी जो सोने की मुद्राएं, जो स्वर्ण आभूषण थे, वो सारी लूटपाट करके ले गया। ऐसा कहा जाता है उस मंदिर में जो दरवाजे थे, जो गेट थे, वो सब सोने के बने हुए थे, वो भी ले गया। वहाँ पे शिवलिंग था, और शिवलिंग को भी तोड़ कर ले गया वो। और उस समय उस मंदिर के क्षेत्र में 50,000 लोग आए थे पूजा करने के लिए। उन 50,000 के सभी जो लोग थे उनको मार दिया जाता है महमूद गजनवी के द्वारा। बहुत ही भारी नरसंहार किया गया महमूद गजनवी के द्वारा। और उसके बाद बहुत सारी मुद्राएं, बहुत सारे स्वर्ण आभूषण, तो बहुत सारी संपत्ति एक तरीके से वो लूट कर ले गया। हाथी घोड़े जो भी लाया था उस पर लाद के वो ले गया। लेकिन जब वो सिंध वाले क्षेत्र पे पड़ा गया, जो आज सिंध वाला जो क्षेत्र पाकिस्तान में है, उस क्षेत्र में जब वो पहुंचा, गुजरात से होता हुआ वो सिंध वाले क्षेत्र में पहुंचा, तो वहाँ पे जाट थे। सिंध के जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया। सिंध के जाटों ने आक्रमण कर दिया और इससे जो कुछ संपत्ति है इसे छीन ली। जो ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर लाया था ना, कुछ संपत्ति जो है वो जो किसने लूट ली? सिंध के जाटों ने लूट ली। तो उस समय तो इसने बर्दाश्त कर लिया, खून का घूंट पीकर ये रह गया। ये धीरे से गजनी चला गया। इसका मेन टारगेट क्या था? सब चीज़ लूट कर गजनी जाता था। इसकी राजधानी जो थी अफ़गानिस्तान में गजनी, वहाँ पे चला गया ये। लेकिन इसने जाटों को सबक सिखाने के लिए 2 साल बाद फिर से भारत पर आक्रमण किया। तो इस बार इसका भारत पर ये आखिरी आक्रमण था, 17वां आक्रमण था। तो इसने सिंध के जाटों पर 17वां आक्रमण किया 1027 ईस्वी में। तो इसका ये आखिरी आक्रमण था, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनी या महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद महमूद गजनवी के साथ भारत में आने वाले कुछ इतिहासकार थे। ये 4 इतिहासकार हैं, इनके नाम याद कर लीजिए और इसके बगल में इनकी रचनाएं लिखी हैं वो याद कर लीजिए। अल बरूनी पहला इतिहासकार है, इसने तहकीके हिंद लिखी हुई है अरबी भाषा में। फिरदौसी था, इसने शाहनामा लिखा हुआ है। ये शाहनामा एक फ़ारसी ग्रंथ है। उसके बाद उतबी जो महमूद गजनवी का दरबारी कवि था, इसने तारीख़ यामनी लिखी है अरबी भाषा में। और महमूद गजनवी के ही साथ एक और साहित्यकार आया था बैहाकी, जिसका नाम था, इसने तारीख़ सुबुक्तगीन लिखी है। तारीख़ सुबुक्तगीन नाम से ही पता लग रहा है कि जो महमूद गजनी या महमूद गजनवी थे, इनके पिता जो सुबुक्तगीन थे, इन्हीं के जीवन पर ये पुस्तक लिखी गई है बैहाकी के द्वारा। तो ये सारी जानकारी आप प्रथम तुर्की आक्रमण के बारे में याद रख लीजिए। इसके जो क्लास नोट्स हैं या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स अगर आप चाहते हैं तो श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा श्री एजुकेशन ऐप का, वो डाउनलोड कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्लास नोट्स मिल जाएंगे। और अगर पूरा कोर्स आप जीएस का ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीएस फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसकी सहायता से आप जीएस को अपना फेवरेट जो पोर्शन बना सकते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे पूरे वीडियो लेक्चर जो हैं दिए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको क्लास नोट्स दिए जा रहे हैं और वहाँ पे आपसे हर चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जा रहा है। बहुत अच्छी वहाँ पे पढ़ाई चल रही है। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप जीएस फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर लीजिए। मात्र अभी उसकी फ़ीस 1550 रुपये है कुछ समय के लिए। अगर आप अभी ज्वाइन कर लेंगे तो इसमें आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा। इतिहास चाहे वो आपका भारत का इतिहास हो, चाहे विश्व का इतिहास हो। भूगोल पढ़ाया जाएगा, चाहे विश्व का भूगोल हो, चाहे आपका भारत का भूगोल हो। इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, साइंस के तीनों पोर्शन पढ़ाए जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाया जा रहा है, इंडियन पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है। तो कंप्लीट जीएस की तैयारी हो रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।